ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का 7th एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में मेनली काफी ज्यादा फाइट सीन्स है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले एपिसोड देखें, क्योंकि उसी के अंदर आपको फाइट सीन्स का मजा आएगा। उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ ज्यादा कुछ है नहीं और मैं एनिमेशन ज्यादा दिखा नहीं सकता, वरना भाई स्ट्राइक आ जाएगा। वैसे एक स्ट्राइक पड़ा हुआ था चैनल पे, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही हटा है। ठीक है, तो बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से कोकिची और माहितो के फाइट का सीन दिखाया जाता है। आपको याद होगा कि कोकिची यहाँ पे एक काफी बड़े से रोबोट के अंदर आ जाता है और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि ये एक एनिमे कैरेक्टर की तरह लगता है, जिसका एक बंदे ने सही आंसर दिया था और वो मैंने कमेंट पिन भी कर दिया है। कोकिची के इस रोबोट या फिर मैं कहूँ मेकामारू को कहा जाता है अल्टीमेट मेकामारू मोड एब्सोल्यूट आर्मर पपेट अल्टीमेट मेकामारू प्रोटोटाइप 0। भाई साहब कितना लंबा नाम है यार। कोकिची को पता होता है कि किसी न किसी तरह उसको गोजो को कांटेक्ट कर रहा है और वही उसको आके बचा लेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर वो अपने 1 साल की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके एक अल्ट्रा कैनन से माहितो के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद यहाँ पे भाई पूरा का पूरा ये जो डैम टाइप होता है वो टूट जाता है। माहितो इस अटैक से बाल बाल बचता है और आगे भागने लग जाता है। वो यही कहता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जब तक तुम्हारी कर्स एनर्जी खत्म नहीं हो जाती तब तक मेरे को ऐसे जलाते रहोगे तुम। इससे थोड़ा बहुत माहितो जख्मी हुआ होता है, लेकिन उसका भी मेन प्लान यही होता है कि वो कोकिची को इस रोबोट में से बाहर निकाल के फेंक देगा। कोकिची को पता होता है कि मेकामारू के अटैक से माहितो की सोल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस वजह से वो असलियत में उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ पे कंटिन्यूसली माहितो मेकामारू के सारे अटैक से बचने लग जाता है और भाई वो काफी छोटा भी होता है, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे कोकिची अपने 2 साल की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके मिरेकल कैनन से उसके ऊपर अटैक करता है और भाई वो तो यहाँ पे तबाही मचाना शुरू करने लग जाता है। भाई कोकिची को पता होता है कि माहितो उसके हर अटैक से बच रहा है और उसके हर अटैक को हल्के में ले रहा है, जिस वजह से उसके पास एक अलग ही वेपन होता है उससे निपटने के लिए। लेकिन यहाँ पे माहितो उसके काफी नजदीक आ गया होता है और उसने भाई अपना काफी बड़ा मुक्का बना के उसके मुंह पे मारा होता है, जिस वजह से उसका पूरा मेकामारू का रोबोट जो होता है वो हिल जाता है। कोकिची इस पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि अगर उसने थोड़ी सी भी देर की तो माहितो उसका आर्मर तोड़ देगा। जिसके बाद यहाँ पे वो एक टेक्निक लोड करता है अपने मेकामारू के अंदर और उसके बाद 4 चांसेस होते हैं इस टेक्निक को यूज करने के लिए, ठीक है ना। इधर वो माहितो के ऊपर लॉक करता है अपना एम और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे एक कैप्सूल टाइप माहितो के अंदर आके घुस जाती है। तो माहितो कहता है कि तुम समझ नहीं रहे क्या, तुम मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसके बाद ये कैप्सूल भाई उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और भाई माहितो का हाथ यहाँ पे टूट चुका होता है पूरा। इतने में वो कुछ कर पाए तभी यहाँ पे साइड में से मेकामारू आता है, उसको लात देके मारते हैं। जिसके बाद भाई माहितो बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, चल क्या रहा है ये, मेरी सोल को भी नुकसान पहुंचाया है इसने। जब यहाँ पे मेकामारू उसको खत्म करने के लिए आता है तो भाई माहितो फिर से एक बर्ड बन के उड़ने लग जाता है। कोकिची नोटिस करता है कि उसने अभी अभी माहितो का जो हाथ उड़ाया था वो फिर से रीजनरेट हो चुका है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, क्योंकि माहितो अपनी सोल का शेप चेंज कर सकता है और वो कुछ ऐसा दिखा रहा है कि जैसे वो रीजनरेट हो गया हो, क्योंकि रीजनरेट भी इतने जल्दी नहीं हो सकते हैं। गेटो मेकामारू की इन कैपेबिलिटीज को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि भले ही थोड़े समय के लिए सही, लेकिन अभी उसका जो कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो स्पेशल ग्रेड क्लास का है और वो पूरी तरह से तैयार है माहितो से निपटने के लिए। इधर कोकिची डायरेक्टली भाई 5 साल की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करता है और भाई इससे वो यहाँ पे माहितो के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक का नाम होता है पिजन वॉयला, क्योंकि भाई यहाँ पे एक तरीके से वो चिड़िया की तरह भाग रहा होता है इधर से उधर। यहाँ पे वो जंगलों में जाता है और अलग अलग फॉर्म्स हमें यहाँ पे माहितो के दिखाए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो अपनी सोल की शेप को चेंज कर सकता है और किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। इन सभी अटैक से बचते बचाते वो आगे बढ़ता है। माहितो यही कहता है कि मुझे नहीं पता इसके कौन से अटैक मेरी सोल पे डायरेक्टली हिट करेंगे, तो इसलिए पहले मेरे को अपना काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मेकामारू से जो वायर्स कनेक्टेड होते हैं वो उन सबको काट देता है। जिसके बाद मेकामारू का थोड़ा बहुत कंट्रोल छूटता है और वो थोड़ा डिस्बैलेंस करता है, लेकिन फिर भी भाई वो छूटते साथ इधर माहितो को बड़ा तगड़ा पंच देके मारता है। जिसके बाद कोकिची यहाँ पे फिर से एक और टेक्निक लोड करता है और माहितो की तरफ जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी भाई माहितो इधर अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। अब आपको पता ही है यार कि अब क्योंकि मेकामारू माहितो के डोमेन के अंदर आ गया है, इस वजह से अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। इधर इसी वजह से माहितो आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करता है। अब आपको पता होगा कि भाई कोकिची इस समय उसके डोमेन के अंदर है, तो माहितो को डायरेक्टली उसको टच करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली उसकी सोल को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जिस वजह से आप उसकी वाट लग चुकी होती है। माहितो यही कहता है कि हैलोवीन में 10 दिन है और शायद तुम्हें इसलिए लग रहा था कि मैं अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्यों है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास भी 10 दिन है दोबारा से रिकवर होने के लिए। कोकिची ये कहता है कि इन कैप्सूल्स के अंदर कर्स एनर्जी
बंद हो रखी है, इसी वजह से मैं इनकी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो ये कहता है कि अब उसके पास सिर्फ 2 ही कैप्सूल बचे हुए हैं और इन सब की शुरुआत हीएन एरा में हुई थी। एक ऐसा एरा जहाँ पे कर्स स्पिरिट्स और कर्स यूजर्स काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे और जुजुत्सु अपने ऊंचाई पे था। ये सब सदात्सु ना आशिया ने किया था अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए। माइटो इधर से जाने लगता है और उसको पता होता है कि वो जीत चुका है, ठीक है ना। वो ये कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, बेफालतू की कोशिश मत करना, ठीक है। कोकिची ये कहता है मन में कि भाई ये काफी समय से चला आ रहा है और एक ऐसा पैक्ट है जिस वजह से ये टेक्निक बाकियों को नहीं दी जा सकती। इसका फायदा ये है कि हम अपने आप को बाकी लोगों के डोमेन से बचा सकते हैं, जिस वजह से भाई मेकामारू फिर से उठ के खड़ा होने लग जाता है और आते साथ वो माहितो के भाई पेट के अंदर से अटैक कर देता है उसके ऊपर। माहितो खुद शॉक हो जाता है कि ये हिल कैसे सकता है भाई। कोकिची यहाँ पे अपने न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है। उसने यहाँ पे मीवा से इंस्पिरेशन ली होती है और बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि ये जो टेक्निक का इस्तेमाल वो कर रहा है वो मीवा की है, ठीक है। यहाँ पे माहितो की वाट लगनी शुरू हो जाती है, उसकी सोल भाई डिसफिगर होने लग जाते हैं पूरी तरह से। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता, उसका डोमेन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है एक तरीके से और कोकिची फाइनली यहाँ पे जीत चुका होता है। इसको देख के भाई गेटो भी इंप्रेस हो जाता है कि कोकिची ने अपने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल किया है। इस डोमेन से बाकी सारी टेक्निक्स बेकार हो जाती है। अगर डोमेन के अंदर इसको बनाया जाए तो सारे अटैक साटोरू गोजू को भी टच कर सकते हैं। इतनी सिंपल सी टेक्निक को अगर माहितो के डोमेन के अंदर एक्सपैंड किया जाए तो इससे माहितो भी घायल होगा, फिर चाहे वो किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करे। कोकिची कहता है कि बस बहुत देख लिया तुमने साइड में खड़े होके, गेटो अब तुम्हारी बारी है। कोकिची मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि अभी भी मेरे पास एक सिंपल डोमेन बचा हुआ है, साथ ही साथ में मेरे पास 9 साल की कर्स एनर्जी भी है, तो मैं आसानी से इसको हरा सकता हूँ। यहाँ पे जैसे ही वो गेटो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो यही सोचता है कि अब वो बाकी सबसे भी मिल पाएगा और उसके सामने मीवा की शक्ल आती है। ऐसा लगता है कि वो मीवा को पसंद करता है, लेकिन तभी भाई उसका पूरा बैरियर तोड़ के यहाँ पे भाई माहितो अंदर आ जाता है। यार कोकिची शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये मरा नहीं अभी तक। यहाँ पे वो मेकामारू को बाहर निकालता है और एक मेकामारू यहाँ से नीचे से आता है कोकिची को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोकिची के पास सिर्फ एक डोमेन बचा होता है और वो यही प्लान करता है कि वो मेकामारू के साथ मिलके उसके माहितो के अंदर डायरेक्टली ये डोमेन डाल देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ माहितो भी अपने फुल फॉर्म में इनसे लड़ना शुरू करता है और कोकिची माहितो के काफी नजदीक आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर मीवा मेकामारू के साथ बैठी होती है और उससे बात कर रही होती है। वो यही बताती है कि हम लोग काफी नजदीक आ चुके हैं, हम सबके सब लोग एक्सचेंज इवेंट के बाद हमने काफी समय साथ बिताया। हम शायद एक दूसरे के नजदीक इसलिए नहीं आते क्योंकि अगर कोई मर जाएगा तो ये काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है। तुम्हें याद है बेसबॉल गेम में तुम्हें एक पिचर मशीन बनाया गया था, तुम बॉल फेंक रहे थे, क्यों है ना। लेकिन मेकामारू मैं तुम्हारे और भी नजदीक आना चाहती हूँ। तो भैया ठीक है, फिर इन दोनों का तो खेल खत्म है, मतलब खेल सेट है और मीवा ये कहती है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द देखना चाहती हूँ। भाई दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि मेकामारू को जो अल्टीमेट रोबोट होता है उसकी वाट लग चुकी होती है। गेटो कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता था। तो माहितो कहता है कि चिंता मत करो, जैसे उसकी टेक्निक एक्टिवेट हुई वैसे मैंने अपने आप की वाट लगा ली, ठीक है। अपने डोमेन को डीएक्टिवेट कर दिया जिस वजह से उसको ऐसा लगेगा कि मैं मर चुका हूँ। तो ये सब कुछ प्लान था और ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था और हमने देख लिया कि सिंपल डोमेन कैसा दिखता है। अच्छा हुआ ना हमने उसे मेन इवेंट से पहले ही देख लिया। यहाँ पे गेटो जमीन में से एक कील टाइप निकालता है, उसके ऊपर रैपिंग होती है, ऐसा लगता है कि वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और गेटो ये कहता है कि मैंने भी वेल के अंदर काफी एडजस्टमेंट किए हैं। और दूसरी ओर हमें शिबुया का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि अक्टूबर 31, 2018 को शाम के 7 बजे के बाद यहाँ पे एक 400 मीटर के रेडियस का वेल डाला गया। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हेरोइन से पहले काफी लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग काफी खुश होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है, अगली बार हम यहाँ पे फिर से नहीं आएंगे शिबुया में, ठीक है। तभी ये लोग ऊपर देखते हैं कि एक वेल है और चारों तरफ से इस जगह को बंद कर दिया गया होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बंदा भाई भाग रहा होता है और वो इस बैरियर से जाकर ठुक जाता है, नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद इन सब लोगों को समझ आ जाता है कि यहाँ पे एक बैरियर टाइप है। तभी इधर एक सक्शन सा ओपन होता है जिसमें काफी सारे लोग उड़ के अंदर चले जाते हैं। अराउंड 8 बजे इधर हमें ईजीची का सीन दिखाया जाता है, ठीक है। और वो यही बताता है कि इस वेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आम लोग कैद हैं, आम लोग इस वेल के अंदर जा सकते हैं और अलग अलग विंडोज का अलग अलग सीन है, ठीक है। इसके अलावा सोर्सर्स और असिस्टेंट सुपरवाइजर आसानी से अंदर और बाहर जा सकते हैं। सिग्नल पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, तो हम जैसे सुपरवाइजर्स का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। तो इधर हमें दिखाया जाता है कि नानामी होता है और उसके साथ साथ फुशिगुरो और टाकुमा इनो होते हैं। इधर इनो फुशिगुरो को बताता है कि तुम्हें पता है कि ये जो वेल का बैरियर होता है इसमें अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं और ये इफेक्ट सिर्फ कर्स एनर्जी के ऊपर ही लागू होते हैं, जैसे कि लोग, कर्स स्पिरिट और कर्स ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर बात करें सिग्नल की तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड इफेक्ट है कि वेल के अंदर सेल फोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम बैरियर के अंदर ऐसा कोई इफेक्ट जानबूझ के नहीं डाल सकते कि सिग्नल का इस्तेमाल हो या फिर ना हो, समझे। तो फुशिगुरो कहता है ये बात मेरे को पता है। नानामी कहता
कहता है कि वैसे इनो काफी टैलेंटेड है, तो गोजो का क्या। उसी समय यहाँ पे हमें शिबुया मार्क सिटी का सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नोबारा यही कहते हैं कि शिबुया है और हेलोइन के टाइम पे यहाँ पे कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है यहाँ पे जरूर कुछ हुआ है। तो यहाँ पे इनको बताया जाता है कि जो भी लोग यहाँ पे वेल के पास आए वो सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे थे कि साटोरू गोजो को बुलाओ। तो इधर ही टीम जेनिन होती है और नाओबिटो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नॉन सॉर्सरर्स को उसका नाम पता हो। साथ साथ उसके साथ यहाँ पे माकी जेनिन भी होती है, ठीक है। नाओबिटो कहता है कि जबरदस्ती उनसे ये चीज बुलवाई जा रही है, तो क्या हम इस वेल को तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे ये असिस्टेंट यही कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम आसानी से इसके अंदर बाहर जा सकते हैं, तो फोर्सफुली तो हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो माकी कहती है तो फिर क्या करना है, हम उस बंदे का पता लगाना है जिसने इस वेल को एक्टिवेट किया है। तो ये असिस्टेंट कहती है नहीं नहीं, तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पे वेट करना है और कुछ नहीं करना तुम्हें। दूसरी ओर हमें यहाँ पे पांडा और आत्सुया का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि एक्सचेंज इवेंट पे जिन्होंने हमला किया था जरूर ये काम उन्हीं लोगों का है। आत्सुया बताता है कि अपर ब्रास यही चाहते हैं कि कम से कम लोग मारे जाए, इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो साटोरू गोजो को अकेला भेजेंगे। तो बेसिकली इन सबको वेल के बाहर स्टैंड बाय पे रखा होता है और ये लोग वेट कर रहे होते हैं ये देखने के लिए कि गोजो इस वेल के अंदर जा पाएगा या फिर नहीं। अब ये लोग वेल के अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उसके बाद इनका सिग्नल कट हो जाएगा, जिस वजह से ये लोग बाहर ही है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अक्षय बताता है कि मैंने वेल के अंदर एक झलक देखी थी, तो वहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं डरे हुए हैं, लेकिन वो सबके सब सेफ है। ऐसा नहीं है कि कोई कर्स स्पिरिट उनके ऊपर हमला कर रहा हो। यहाँ पे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो यहाँ पे फंस चुके होते हैं और यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते वो लोग। ये लोग काफी डरे भी होते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ लोग बिल्कुल शक हो गए थे, जैसे कि भाई नाली में पानी चले जाता है, बिल्कुल वैसे वो लोग वहां से गायब हो गए। तभी गोजो यहाँ पे इस वेल के अंदर आसानी से आ जाता है। तकरीबन 8:30 बज रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा यार नेक्स्ट वीक तक। अभी थोड़ा डिसबैलेंस हो गया टाइम, मैं आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम बताऊंगा, ठीक है ना, शॉर्ट में या फिर कम्युनिटी टैब में अपडेट कर दूंगा, तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो यार आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग देखना चाहते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।